हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने देश को बड़ी परेशानी में डाल दिया, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना संक्रमण के 1,73,790 नए मामले आए हैं, जबकि 3,617 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 2,84,601 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं कोविड जांच की बात करें तो 24 घंटे में 20,80,048 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। आज हम आपको देश भर में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिस तरह की तैयारी की जा रही है उस पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। कहां पर शानदार काम हो रहा है, कहां पर अभी भी कमियां हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट्स में आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले हम आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में ले चलते हैं, जहां पर एक हाईटेक अस्पताल मौजूद है। इसमें कोविड का इलाज भी चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी अस्पताल की समस्या बढ़ा रही है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अतरौलिया हॉस्पिटल में हैं, जहां पर कोविड की तीसरी लहर से पहले तैयारियां चल रही हैं और बच्चों के लिए खास तौर पर बेड तैयार किए जा रहे हैं। यानी कि अगर भविष्य में कहीं बच्चे कोविड से संक्रमित होते हैं तो उनके लिए ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा, जहां पर 15 बेड तैयार किए गए हैं खास तौर पर बच्चों के लिए। और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी कुछ बेड पर लगा दिए गए हैं। बाकी बेडों के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट अभी बनाया जा रहा है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में तैयार होगा। इधर की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आगे जब आप देखेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ 3 बेडों पर लगा दिए गए हैं। ये जो बच्चों का वार्ड बनाया गया है आजमगढ़ के अतरौलिया के इस हॉस्पिटल में। और जब आप इस हॉस्पिटल की तस्वीर देखेंगे तो ये हॉस्पिटल आपको काफ़ी हाईटेक दिखाई देगा। ग्रामीण इलाकों में ऐसा अस्पताल मिलना देखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम भी पूर्वी यूपी के तमाम अस्पतालों में गाँव में जा रहे हैं। यहाँ के CMS हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से बच्चों का ये वार्ड चलेगा। और यहाँ पर भी कंसंट्रेटर लगाए गए हैं, तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा इस तरफ आ जाइए जी। डॉक्टर साहब, ये इतना हाईटेक अस्पताल है, ये किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ये अस्पताल कब बनकर तैयार हुआ? 2016 में इसको स्टार्ट हो गया। हाँ। अभी जो हमारे CM साहब हैं वो इसके पहले CMS थे। हाँ। उन्हीं के समय में ये शुरू हुआ और उनकी मेहनत का फल है, वर्तमान में DM साहब की मेहनत का फल है, ये अभी चल रहा है। ये अस्पताल 2016 से चल रहा है जी। हाँ जी। अभी इस जो बच्चों का वार्ड है इसमें क्या क्या तैयारियां की गई हैं? अभी हम लोगों को 15 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनाने को कहा गया है। हाँ। 15 बेड हमने इसमें लगवा दिया है। हाँ। कंसंट्रेटर लगवा दिया है। हाँ। सिलेंडर की जरूरत होगी, नीचे से आ जाएगी। हाँ। तब तक हो सकता है मेरा प्लांट स्टार्ट हो जाए। हाँ। प्लांट तैयार हो जाएगा। हाँ। 2 या 3 दिन में प्लांट आने वाला है, फिर अंदर के पाइपलाइन का काम शुरू हो जाएगा, तो हमको सिलेंडर या कंसंट्रेटर से अच्छा, ये तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक हमें माइक के बारे में बता रहे थे, जरा ये थोड़ा सा बता दीजिए, ये माइक यहाँ पर क्यों लगाया गया है बच्चों के वार्ड में? नहीं, ये बच्चों के वार्ड ये पहले लगा। अच्छा, पहले लगा, ये पहले लगा। हाँ, तो इसका क्या इस्तेमाल होगा इस दौरान? इस दौरान इसका इस्तेमाल होगा यदि हमारा कोई स्टाफ अंदर है, पेशेंट देखने आया है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ से माइक पे बोलेगा, ये हमारे ड्यूटी रूम में जाएगा। हाँ। ड्यूटी रूम में जो डॉक्टर होगा या और पैरामेडिकल स्टाफ होंगे वो उस चीज़ के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, या कुछ सामान पहुंचवाना हो सामान पहुंचवा देंगे। इससे क्या होगा कि बार बार मेरे डॉक्टर को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर PPE किट में रहेगा। हाँ। तो बार बार उसको निकलने की जरूरत नहीं। इस माइक से जो भी ज़रूरत हो बता देंगे तो आप लोग उस चीज़ को मुहैया कराएंगे। हाँ। तो देखिए, कोविड की तीसरी लहर और ख़ास तौर पर बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए, और अगर उनको किसी तरह से अगर संक्रमण हो गया तो कैसे उनका इलाज होगा, उसकी तैयारियां आपको यहाँ तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अतरौलिया की। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, आजमगढ़। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही है। यहाँ जंबो कोविड सेंटर के तर्ज पर 3 पीडियाट्रिक कोविड सेंटर अगले 1 महीने में तैयार करने के लिए प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका इलाके में अलग अलग वार्ड में बच्चों के लिए कोविड सेंटर बनाकर तैयार रखे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजीव रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोना का तीसरा लहर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और ये बच्चों तक प्रभावी हो सकता है। इसको लेकर बीएमसी ने मुंबई में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल मैं जोगेश्वरी में हूँ। जोगेश्वरी का ये एक एसआरए की इमारत है, जहाँ 10 मंजिले इस इमारत में बीएमसी ने कोविड केयर सेंटर बनाया है, यानी कोरोना पीड़ित लोगों को यहाँ रखा जा सकता है। और ये 10 मंजिले की इमारत में तकरीबन 600 लोग कोविड के केयर में रहेंगे। इसके अलावा 140 व्यक्ति होंगे जो क्रिटिकल केयर रूम में होंगे। क्रिटिकल केयर रूम को एक तरह से पूरी तरह से लैस किया गया है, यानी पोर्टेबल जो वेंटिलेटर है वो, इसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन है, और इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा गया, यानी एक कमरे में 2 व्यक्ति रह सकते हैं। हालात ये है कि यहाँ हर वो सहूलियत होगी जो किसी ऐसे आईसीयू रूम में होगा जहाँ वेंटिलेटर और बाकी ऐसी सहूलियतें होंगी जहाँ लोगों को इलाज किया जा सके। इसके अलावा ये पूरी तरह से अलग एक आइसोलेशन सेंटर होगा जहाँ अपने आप में वहाँ बाथरूम और बाकी हर पर्सनलाइज रहेगा। हालांकि एक कमरे में 2 व्यक्ति के रखने की बात ज़रूर कही गई है। ज़रूरत पड़ने पर एक कमरे में 1 व्यक्ति रखा जाएगा। ये तकरीबन 10 मंजिला इमारत है और इस 10 मंजिला इमारत में ये जो सहूलियत रखी गई है 140 ये इंसेंटिव केयर यूनिट रखा गया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि तीसरा जो लहर है वो बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, लिहाजा ऐसे 40 कमरे रखे गए हैं, जिन 40 कमरों में 2 बेड रखे गए हैं। उन 2 बेडों में वो बच्चों को रखा जाएगा, यानी पीडियाट्रिक डॉक्टर्स पे रखेंगे। डॉक्टरों की भी भरपूर व्यवस्था, तकरीबन 21 डॉक्टर होंगे यहाँ राउंड द क्लॉक, जो कि यहाँ पूरी तरह से तैनात रहेंगे। और ये इसके अलावा जो भी नर्सिंग स्टाफ रहेगा वो भी नर्सिंग स्टाफ यहाँ लोगों का यानी बच्चों के लिए देखभाल के रहेंगे। अब जो कमरे तैयार किए गए हैं ख़ास करके बच्चों के लिहाज से, उन कमरों के बारे में मैं आपको बता दूं, उन कमरों को लेकर चलूं। ये पूरा वो तैयारियां हैं, यानी इस तरह के कमरे रहेंगे जो कि बच्चे अगर यहाँ एडमिट करते हैं, बच्चों का एडमिशन होता है तो उन्हें वो माहौल बिल्कुल मिलता रहे और उस तरह से वो कहीं से उन्हें ये ना महसूस होगा कि वो कहीं दूर में है। आखिर ये पूरे किस तरीके से कवायदे क्या क्या रहेंगी, किस तरीके से बच्चों को क्या रखेगा और ये पूरी कवायद किस तरीके से करी जाएगी, डॉक्टर साकिब झा हैं जो कि इस तरह की बात बताएंगे। झा साहब, ये साकिब जी ये बताएं कि किस तरीके की कवायदें रखी गई हैं और क्या क्या इसमें सहूलियतें रखा गया है। सर, ये जो सेटअप है पूरा चाइल्ड फ्रेंडली इससे हमने बनाया हुआ है। इसमें जो मेडिकली जो भी एसेंशियल थिंग्स है, लाइक सेमी आईसीयू में जो सेटअप होता है, जैसे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है सर, ये बाईपैप मशीन है सर, जो वेंटिलेटर का काम करता है। यस सर। इसके अलावा ईसीजी मशीन है, हमने जो ब्लड प्रेशर, यस सर, पैरा मॉनिटर है, थर्मल स्क्रीनिंग का सारा कुछ है, मतलब ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स है। तो ये तो वो हो गया जो हॉस्पिटल के हिसाब से, मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी बच्चे को हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसको उसके फ्रेंडली बनाया जाता है, वो क्या बनाया? सर, हमने बच्चे के हिसाब से उनका कुछ टॉयज रखा है, थोड़ा कार्टून सेटअप किया है। इसके अलावा बच्चे के लिए स्पेशल पेडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं, जैसे वो राउंड लेते रहेंगे। बच्चों के लिए हमने सारा जो नर्सेज हैं और वार्ड बॉय हैं उनको चाइल्ड फ्रेंडली ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। जो ट्रेनिंग हमारे दिल्ली, पटना, बहुत जगह पे हमारा सेटअप है, तो वो लोग उनको जूम पे ट्रेनिंग देते हैं। इवन सिंगापुर से ट्रेनिंग हो रहा है कि वो बच्चे से कैसे हंस के, ताकि साइकोलॉजिकल भी उनको कुछ ये नहीं पड़े। अच्छा, एक बात बताएं कि आमतौर पर कोई भी बच्चा किसी कहीं आइसोलेट में रखते हैं तो बच्चा खुद अकेले नहीं रहता, उसके पेरेंट्स भी रह सकते हैं। हाँ, उसके पेरेंट्स, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? पेरेंट्स के लिए भी इधर बेड लगा हुआ है। बेड है, पेरेंट्स साथ में रह सकते हैं। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी ये व्यवस्था रखी गई है कि कहीं बच्चा अपने आप को आइसोलेट ना फील करे, अकेला ना महसूस करे, इसलिए बिल्कुल ये सारी सहूलियतें रखी गई। बिल्कुल। इसके अलावा अगर जो 2 टाइम हम लोग उनको अगर उनके रिलेटिव से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करना है, ये करना है, तो वो हम लोग करवाएंगे। उनको खाने के लिए भी जो थोड़ा सा चाइल्ड रिलेटेड हाइजेनिक फूड होगा, लेकिन बच्चों को जो पसंद आए वैसे खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो एवरीथिंग मतलब बच्चे पे ही फोकस रहेगा सर।
महामारी का ऐसा दौर जब सरकारी व्यवस्थाएं कोरोना के सामने दम तोड़ चुकी हैं। ऐसे दौर में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जानी खुर्द ब्लॉक के खानपुर नामक गांव में लोगों ने किसी सरकारी चौखट पर मदद मांगने की जगह खुद ही कोविड सेंटर बनाने का बीड़ा उठा लिया। गांव वालों ने आपसी सहयोग से संसाधन जुटाया और कोविड सेंटर तैयार कर दिया। मेरठ से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आज हम मेरठ के उस गांव में हैं जिसका नाम है खानपुर, जिसने कोविड की महामारी में ऐसा कर दिखाया जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। आज हम उस स्कूल में पहुंचे हैं जहां कोविड केयर सेंटर है। कैसे बनाया गया, क्या कहानी थी इसके पीछे, वो हम सब बताएंगे। हमारे साथ इस समय अभिषेक और सचिन हैं। अभिषेक और सचिन से मुलाकात करते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया नेटवर्क पर। हम खानपुर में पहुंचे हैं। ये आपने यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया है, ये एक स्कूल है। कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, ये बताइए। सबसे पहले धन्यवाद जी न्यूज़ का, जो हमारे गांव को कवर करने के लिए आया। ऐसी आपात स्थिति हमारे गांव की थी, बहुत पैनिक की स्थिति थी। पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने अपने गांव के 30 से 31 लोग खो दिए। फिर हमें लगा हमें अभी कुछ करना चाहिए। हमने अपने साथियों से, सचिन जी थे, विनय भाई थे, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें 10-20 लोग हैं जुड़े चले गए। आज हमारे उस ग्रुप में 257 लोग हैं। हमने अपनी एक प्रोग्राम बताया कि हम गांव में ये करना चाहते हैं, सैनिटाइज़ करना चाहते हैं, जो गंदगी है उसे साफ़ करना चाहते हैं और दवाइयाँ देना चाहते हैं। जो गरीब लोग, उनको थर्मामीटर की, जिनको पता ही नहीं है थर्मामीटर क्या है, उनको ऑक्सीमीटर की, इस महामारी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, किसी को पता नहीं चल पा रहा। तो हम अपना प्रोग्राम बताया, तो हमें आज की डेट में 1,10,000 रुपये हमारे पे गैदर हो गया, जिसमें हमारे फोरन में भी हमारे गांव के बड़े भाई हैं। खुद से आपने सब गांव वालों जी, सब हमारे गांव में सभी गांव वालों ने किया कि हमें किसी बाहर से किसी कोई मदद नहीं ली। सरकारी कोई सरकारी ना किसी और गांव से भी नहीं ली, सब हमारे गांव गए थे। इसमें हमने क्या किया, हमने अपने गांव के 30 से 35 ट्रॉली गंदगी जो मलबा होता है गांव का, वो बाहर निकलवा दिया। पूरे गांव में नालियों में सैनिटाइज़र कराया हमने, नाली मच्छर मारने की दवाई लगाई, पूरे घर दरवाजे हर जगह हमने सैनिटाइज़र कराया 2 बार। जो घास होती है उसको मारने की हमने दवाई लगवाई। तो ये सब हमने कार्य किए अपने से। बिल्कुल। सचिन, आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह से ये मोटिवेशन आया, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? सरकारी मदद के लिए भी आपने इंतजार जरूर किया होगा जब ये खबरें आप सुन रहे होंगे। देखिए, सबसे शुरू में मैं आपको बता दूं, एक शिक्षिका जो थी हमारी संतोष शर्मा जी, जब उनका देहांत हुआ, उनका देहांत कुछ ऐसी कंडीशंस बनी, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो दर दर भटकते रहे, अस्पतालों में गए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की कमी से कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक प्रेरणा ली कि आगे से ऐसा गाँव में नहीं होना चाहिए। पेंडेमिक को देखते हुए जिस तरह से हम अपने लोगों को खोते जा रहे थे, हमने सरकारी मदद का इंतजार ना करते हुए खुद के पैरों पे खड़े होकर कुछ ना कुछ करने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें शुरू में हम 5 से 10 लोगों की टीम थी। आगे कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। और देखिए, किसी भी काम को करने के लिए तन, मन, धन तीनों की आवश्यकता होती है। तन और मन तो हमारे पास था, लेकिन धन की कुछ आवश्यकता थी। वो हमारे लोगों ने, जो बाहर भी हैं, विदेशों में भी हैं, उन्होंने हमारी मदद की। और धीरे धीरे हमने अपने गाँव को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया कि हमारे गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस फिलहाल में नहीं है। बिल्कुल। सचिन, आइए आपकी टीम के मेंबर्स से भी मिलते हैं और ये पूरे कोविड केयर सेंटर को भी देखते हैं किस तरह से हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मेरे साथ में है। दीपक, आप एक एक चीज़, एक एक तस्वीर को दिखाइए, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत है कि आपने सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विनय चिकारा है। विनय, जिस तरह से मुझे सचिन और अभिषेक ने बताया कि आपकी शिक्षिका थी जिनकी मृत्यु हो गई, संतोष शर्मा, तो काफ़ी जुड़े हुए थे आप लोग उनसे। मैं ये बता दूं सर, वो मेरी शिक्षक न थी, हमसे बड़े एक पीढ़ी और हमसे छोटी भी उनसे पढ़ी। मैं ये कह रहा हूँ, क्षेत्र का कोई बच्चा होगा कि उनसे शिक्षा प्राप्त ना की हो। और उनकी जिन परिस्थितियों में उनका देहांत हुआ, इस वैश्विक महामारी, इस अदृश्य वायरस के कारण, वहीं से हमें प्रेरणा मिली। और वहीं से हमने, मेरे और अभिषेक भी फ़ोन पे बातचीत हुई कि यार ये बड़ा दुखद कार्य चल रहा है। तो हमने सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट किया। उसमें सभी शिक्षित लोग जो हमारे पढ़े लिखे, किसी भी सरकारी सेवा में हो, निजी सेवा में हो या किसी व्यापार में हो, हमने जोड़े। और वहाँ से जोड़ने के बाद में हमने 10 मई में पहला कार्य अपना ये योजना बनाई कि हम कल से ही जुट जाते हैं। और हम जुटे। हमने गाँव में साफ़ सफाई, सबसे पहले सावधानी भी ज़रूरी है, हमने पूरी अपनी सावधानी अपनाते हुए गाँव को सैनिटाइज कराया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में। वो कराने के बाद में अगला कार्य हमने वातावरण की शुद्धि के लिए हवन कराया। एक मोबाइल वैन के रूप में ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़ी और पूरे गांव में हवन कराया, जिसमें ग्रामीणों मैंने पूरा साथ दिया, सबने आहुति दी। उसके बाद कंटिन्यू हमने, भाई कुछ लोगों को सिम्टम आए तो पता चले क्या समस्या है, उसके लिए हमने प्लान बनाया कि हमारे गाँव में 15 वार्ड हैं, हमने 15 ऑक्सीमीटर खरीदवाए सभी के सहयोग से, जो हमने फंड इकट्ठा किया। और हमने वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए।
उनका प्रचार प्रसार हमने अनाउंसमेंट के माध्यम से कराया कि सबको पता चल जाए यहाँ पे ऑक्सीमीटर है, और अगर कोई सिम्टम आता है, ऑक्सीजन लेवल की कमी महसूस करता है, तो वो वहाँ से हमारा बंदा जाता था, घर पे ही मेजर करता था, और अगर हमें पता लगता था हाँ वास्तव में कमी है, तो उसके लिए आगे जो कदम उठाने पड़ते थे उसे उठाते थे हम। आगे आपके सहयोगी से बात करें, क्या नाम है आपका? शहवाल चौधरी नाम। शहवाल, थोड़ा सा मुझे दिखाएं कि किस तरह से आपने यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बताना चाहता हूँ कि इस बीच हमसे एक NGO जुड़ गया, थोड़ा देखना चाहेंगे। हाँ जी, उसने हमें प्रेरणा दी कि ये आप एक आइसोलेशन वार्ड बना लीजिए, इसमें आप सुविधा, उन्होंने हमें 15 किट मुहैया कराई, PP किट मुहैया कराई है सब, और 2 डॉक्टर हमारे गांव के हैं, डॉक्टर अमित चिकारा, डॉक्टर JV चिकारा, उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए कि यहाँ पे प्राइमरी अगर जो भी कोई दिक्कत होती है तो प्राइमरी उसके लिए ऐड के लिए हम फर्स्ट एड दे सकें उनके लिए। जैसे कि हमें टेम्परेचर गन उन्होंने मुहैया कराई है, ये हमारा वाइब्रेटर हो गया, ये हमारा नेबुलाइजर हो गया, ये हमारा स्पायरोमीटर हो गया, ये टेम्परेचर के लिए हो गया, ये भी उन्होंने उसमें कराया, ये हमारा शुगर लेवल चेक करने के लिए है, और उन्होंने ये हमें एक सिलेंडर मुहैया कराया, डॉक्टर JV चिकारा जी ने, ये हमारा सिलेंडर है, और इसमें दीपक ये दिखाइएगा, ये सिलेंडर है और ये पूरा अरेंजमेंट दिखाइएगा नेबुलाइजर के साथ, ये जो गन है जिससे कि आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आपको पता लग जाता है कि किस तरह से आप इसको पूरा टेम्परेचर जो है वो चेक हो जाता है। तो चलिए अब आपको कश्मीर का एक ऐसा गांव दिखाते हैं जो दूसरी लहर में पूरी तरह कोरोना मुक्त है। पहली लहर में इस गांव के अंदर संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मिले थे, लेकिन फिर इस गांव ने ऐसी तैयारी की जिसके बाद दूसरी लहर में कोरोना गांव के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। शोपिया से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कोविड महामारी की दूसरी लहर में जहां पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, वहीं आज हम आपको एक ऐसे गांव से परिचित कराते हैं जहां कोविड का कोई केस नहीं है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो दक्षिणी कश्मीर का हिरिपोरा इलाका है। ये गांव जो है श्रीनगर से करीबन 62 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई गई है और यहाँ पर कोई भी कोविड केस जो है दूसरी लहर में नहीं देखा गया है। अगर हम पहली लहर की बात करें तो पहला केस दक्षिणी कश्मीर में इसी गांव में 2019-20 की जो लहर आई थी उसमें पाया गया था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने सीखा और उसके बाद SOPs को फॉलो किया और तब जाकर आज ये कोविड फ्री गांव है। इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 98% वैक्सीनेशन यहाँ पर हो चुकी है, 80% के करीब डबल डोज लग चुके हैं और ये लोग जो हैं मास्क पहने होते हैं। हम इनसे ही बात करते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने ये सब जो है किया। आपका नाम क्या है? जनाब सलाम अलैकुम, मेरा नाम एजाज़ अहमद शेख है। हम शुक्रगुज़ार है जनाब आप लोगों के जो यहाँ पे आते हैं और इस गांव का हाल पूछते हैं। यहाँ पे जनाब 2019 और 20 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोविड केसेस पहले जो कश्मीर डिवीज़न में जो पहले पॉजिटिव केसेस निकला था वो इसी इलाके में निकला था, इसलिए हमने यहाँ पे सोशल डिस्टेंस किया है और सैनिटाइज़र यहाँ पे हमने मास्क लगाए हैं। हमने खुद यहाँ पे अपनी जानों की हिफाजत की है और खुद मेहनत किया है जो कि ये गांव रिकवर हुआ है। तो आज अगर बात करें तो कोई कोविड केस है यहाँ पर? आज हम शुक्र अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई कोविड केस नहीं है। ये जो गांव है ये क्लियर है, यहाँ का जो आबी हवा है ये बहुत अच्छा है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है। और ये भी हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपील कर रहे हैं जो कि ये गांव था, इस गांव ने बहुत यहाँ पे यानी कि ये गांव जो था ये पॉजिटिव केसेस में लगभग मुलविस हुए थे 82 केसेस और यहाँ लोगों ने मेहनत किया है। जिस तरह हमने मेहनत किया है, हमने यहाँ पे जो कोविड की महामारी से जंग लड़ा है, इस तरह हम गुजारिश कर रहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों से वो भी अपने जान की हिफाजत रखे और अपने बच्चों की हिफाजत रखे, सोशल डिस्टेंस रखे, मास्क रखे और इस जो ये कोविड है, कोविड का जंग है, इससे वो मुफ्ता रहे। आप देख सकते हैं कैसा हौसला ये जुटा रहे हैं सारे लोगों का, सारे देशवासियों का। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड केस थे पहली बार, लेकिन आप लोगों ने कैसे किया ये, क्या ठाना आपने, कैसे ये जंग लड़ी?
जी, हमने सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल किया, मास्क इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंस रखी ताकि हम बच गए फिर बाद में। वरना यहाँ पे पिछले साल बहुत सारे केसेस थे, 100 अबो थे। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मेहनत की, क्योंकि हमने समझा कि अपनी जान बहुत कीमती होता है, इसलिए हमने अपनी जानों का ख्याल रखकर सोशल डिस्टेंस रखी, सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया। जो भी गाइडेंस लाइन थी गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने पूरी कर ली। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, ये सीख हमको इस गांव से मिलती है। और आज ये गांव है जो न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है कि अगर आप ठान लें कि कोविड के ख़िलाफ़ आपको जंग जीतनी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, हिरपुरा, शुपियन। कोरोना से लड़ाई में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़ा योगदान दिया है और आज हम आपको ऐसे ही कोरोना वॉरियर से भी मिलवाएंगे जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पुलवामा के जिला अस्पताल में एक ऐसी स्वास्थ्य कर्मी है जिसने अपने इलाके में टीकाकरण का बीड़ा उठाया। तबस्सुम आरा अब तक 6000 लोगों को टीका लगा चुकी हैं। पुलवामा से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में भी जो पहला डोज है एबो 45 एज ग्रुप का, उसमें 94% वैक्सीनेशन हो चुकी है। और पुलवामा टाउन जहां हम खड़े हैं वहां की अगर हम बात करें तो यहां लगभग 85% से ज़्यादा जो है पहला डोज दिया गया है, वैक्सीन हो चुकी है। और इसका श्रेय यहाँ के स्टाफ का जो अनथक मेहनत रही है उसकी हुई है। और ख़ासकर जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है यहाँ पर तबस्सुम आरा, उनको ये श्रेय जाता है जिन्होंने लगभग अपने एरिया में 6000 से ज़्यादा वैक्सीन्स किए हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है और वैक्सीनेशन सेंटर तक लाया है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। लोग बहुत भयभीत थे कि वैक्सीन कराएं ना कराएं। उस कन्फ्यूजन को इन्होंने दूर किया और वैक्सीनेशन सेंटर तक उनको ले आई है। उनसे बात करते हैं। तबस्सुम जी, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत मुश्किल काम था ये, लोग वैक्सीन नहीं करवा रहे थे, डरे हुए थे, आपने कैसे किया ये सब? जी, सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मेरा नाम तबस्सुम आरा है। मैं वैक्सीनेटर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से। मेरी साइट ऑन हुई है 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है मेरा जो ट्रायल स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो 16 जनवरी से मेरा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तब हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आते थे इसमें, प्लस हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। माशाल्लाह हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स टचिंग 100% है और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी टचिंग 100%। और उसके बाद हमारा सिटीज़न आ गया। सिटीज़न में थोड़ी सी दिक्कत आई हमें, तो माशाल्लाह उसमें भी 100 टचिंग है हम। तो इसमें हमें बहुत हेक्टिक रोल करना पड़ा, क्योंकि गलत अफवाहें फैली थी यहाँ पे लोगों के जहन में था कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि पहली अफवाह आई थी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी, उसमें हमें प्रूफ भी मिला है। जो भी हमें यहाँ से वैक्सीन करके गए हैं, जो कपल्स थे, माशाल्लाह कल मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे पास एक कपल आए हैं, उन्होंने मेरे पास ही वैक्सीन किया और माशाल्लाह उनका कंसीव भी हो गया। तो इस वजह से इन बातों से पता चलता है कि रॉन्ग अफवाह है। मेरी हर एक, चाहे वो एम्प्लॉय है चाहे वो अदर सिटीजन के लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है हर एक आ जाए और ख़ुद को वैक्सीनेट कीजिए। तबस्सुम जी, कैसे आप ये काम करते हैं? आप, मैंने सुना कि आप मोटिवेट भी करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं लोगों को, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मेरा पोर्टल हाई हो जाए, उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। मैं बस इसलिए इतनी मोटिवेशन कर रही हूँ जब तक मास इम्यूनाइजेशन नहीं हो जाएगी। जैसे कि मेरा घर है, जब तक मेरे घर में पूरे जो मेरी बाबी, मॉम या अदर ब्रदर है, जब तक हम सब वैक्सीनेट ना हो जाए तो मैं वैक्सीन करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है घर में। ऐसे ही हमारा गाँव है, जैसे मेरे गाँव में पॉपुलेशन है 5000 है, 5000 से अब वहाँ पॉपुलेशन, जब तक वो 5000 सारा वैक्सीनेट नहीं हो जाएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इस वैक्सीन का। बस इसलिए मैं आपका सवाल है कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, बस इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि आज हमें पूरी दुनिया में ये वबा चल रहा है। कम से कम जो हमने देखे है, जो वैक्सीनेटेड है फर्स्ट डोज, चाहे उनका फर्स्ट डोज लगा हुआ है, सेकंड डोज लगा हुआ है, माशाल्लाह जिनको वैक्सीन लगी है वो वेंटिलेटर पर नहीं आए। तो चलिए अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहाँ एक गांव में पक्की सड़कें, बैंक, इंटरनेट, बिजली सब कुछ है, लेकिन अस्पताल नहीं है। अब यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि बिना अस्पताल तीसरी लहर का मुकाबला
कैसे होगा, परेशानी का सबब बना हुआ है। कोरोना महामारी में लगातार स्थिति यही रही कि आखिर कैसे निपटें इन मौजूदा हालातों से। अभी हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली के घोगा गांव में हैं। इस गांव में आप हमारे पीछे देख सकते हैं बस स्टैंड भी है, बैंक भी है, पक्की सड़कें भी हैं। लेकिन इस गांव में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, आइए इसी विषय में यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का भी क्या हाल है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से पूरी दिल्ली भीषण त्रस्त थी। पूरी दिल्ली ने इस दूसरी लहर को भयंकर रूप से झेला था। तो आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। अच्छा प्रमोद जी, एक बात बताइए, गांव में अभी जैसा हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली में कोरोना का कहर भी चल रहा है, तो क्या यहाँ पर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं उसी तरह? नहीं, बीमार पड़ रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है इधर, क्योंकि जो पहले से गंभीर बीमारियों से है वो ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक दो कोरोना से आदमी गया, नहीं तो अभी तक तो ये ऐसा हाल है नहीं इधर, क्योंकि आप देख रहे हो गाँव में लॉकडाउन बिल्कुल कोई नहीं निकल रहा है जिस। अच्छा, अस्पताल वगैरह कुछ है यहाँ पे? नहीं, वाल्मीकि है, हरिश्चंद्र है। नहीं, वो तो मतलब क्या 10 करोड़ कहते गांव में कोई है? गांव में कुछ भी नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है सर गांव में तो। हाँ, अस्पताल नहीं है जी, कोई एक कम्युनिटी हॉल में पहले था, अब नहीं है, अस्पताल नहीं है और अस्पताल की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। कितने साल हो गए होंगे? काफ़ी साल हो गए अस्पताल को बने हुए गाँव में। एक छोटी डिस्पेंसरी थी, वे फूटने वाली डिस्पेंसरी भी उठ गई, अब कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे ग्रामीणों का कहना है कि कभी यहाँ पे डिस्पेंसरी हुआ करती थी, लेकिन वो डिस्पेंसरी भी अब जा चुकी है, तो जो प्राथमिक उपचार है वो भी ग्रामीणों को यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश चौहान के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना महामारी में ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के लोगों ने अनूठी पहल की है। सोसाइटी के लोग घर में बची दवाइयों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता हरीश झा की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी में जहां लोग दवाइयों के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जहां लोगों को दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं, वहां पर नोएडा के गौर सिटी में एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जहां पर जो बची हुई दवाइयां हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं, उसके बाद वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाई भी जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जो ये पूरा जो ये चला रहे हैं पूरा वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मंजुल जी, इस पूरे इस प्रोसेस के बारे में बताइए, कैसे ये आइडिया आया कि घरों में बची हुई दवाइयों को लोगों तक पहुंचाने का? एक्चुअली इनिशियली जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मी इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स ऑल वर इनटू द होम, सारे लोग घरों में बैठे हुए थे। किसी को ये इच्छा नहीं थी या किसी के मन में भी नहीं आया था कभी कि हम नीचे उतरेंगे। हम लोग अपनी सारी सामान होम डिलीवरी ही मंगा रहे थे। उसके बाद एक कॉल आया था एक्जोटिका ड्रीम विलेज से कि वहाँ बहुत इमरजेंसी, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उनकी खुद की भी तबीयत बहुत ख़राब है। तो कपिल सुरोही और राणा जी की हेल्प से मैंने एक सिलेंडर पहुंचाया था उस टाइम पर। बस दे के मैं वापस आ गया था तो दिमाग में आया कि ये ऐसे लोगों को क्यों नहीं चीज़ें मिल रही हैं। आके सो गया था। देन फिर मॉर्निंग में मैंने सोचा कि एक अंजू सक्सेना मैम थी जो कि IEC यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर थी, वाइस चांसलर। तो मैंने कहा उनको बोलता हूँ कि वो उनके पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, तो अगर वो सिलेंडर्स, आइसोलेशन के लिए बेड्स, एम्बुलेंस और गाड़ियाँ, मतलब काफ़ी कुछ अरेंज कर सकती थी वो। तो मैंने उन्हें कॉल लगाया बट कॉल मेरे पास नंबर अरेंज नहीं हुआ। तो एक ज्योति सक्सेना जी हैं, उनसे फिर मैंने नंबर लिया तो उनका कॉल आया बताने के लिए, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही न्यूज़ दे दी। बोली कि वो मैडम खुद कोरोना से उनकी डेथ हो गई 10 दिन पहले। तो ये बहुत ही शॉकिंग था। तो कंसिडरिंग ऑल दिस आस्पेक्ट के एक इतना अच्छा इंसान और जो इतना वर्सेटाइल सोशल वर्कर भी रहा हो और वो जा सकता है, जबकि उनके पास तो ना पैसे की कमी थी ना संसाधनों की कमी थी। तो संसाधनों की कमी ना होने के बावजूद भी अगर कोई जा रहा है दुनिया से इस महामारी के दौर में, तो हमारे मन में बहुत ही ख्याल आया। तो मैंने अपने जो सबसे साथी मित्र थे बडीज़ ग्रुप के, जो पर्सनल एक ग्रुप था जो हम लोग आपस में सेलिब्रेशन के लिए बनाया हुआ था 3 साल पहले जब शिफ्ट हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि क्या कर सकते हैं। तो उसमें से धीरज और जॉयदीप, उन्होंने आइडिया दिया कि फ़ंड कलेक्शन सबसे पहले करते हैं हम लोग। तो उन्होंने स्टार्ट किया फंड कलेक्शन। तो सुब्रत, राजीव, कपिल बिस्ट, शरद पांडे और प्रशांत अग्निहोत्री जी, CO श्रीवास्तव, राजीव वर्मा जी और सुलभ भाई, ये सारे हम लोग एक साथ थे। तो एक साथ फंड इकट्ठा कर लिया। हमारे टावर में एक सीनियर रहते हैं सुधीर शर्मा जी, तो उन्होंने कहा कि इसको आप बड़े लेवल पर करिए, सोसाइटी लेवल पर। तो वो कोशिश की लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। तो फिर हमने इतने ही लोगों के साथ स्टार्ट किया। बी टावर में एक मनोज श्रीवास्तव जी हैं, उनको पता लगा तो बोले आप हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो वो तो एक पर्सनल ग्रुप था तो उसमें ऐड नहीं कर पाए, तो उसके लिए कोविड हेल्पिंग हैंड बड़ी नाम से क्रिएट कर दिया, उनको ऐड कर दिया। तो उन्होंने अपने बी टावर से काफ़ी लोगों को उसमें ऐड किया।
तो एक फ़ंड किया, उसके बाद हम लोग सिलेंडर्स खरीद के लाए, किट्स खरीद के लाए, सब कुछ खरीद के लाए। तो उसमें मैसेज सर्कुलेट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे एक रिक्वेस्ट आई। अब सिलेंडर भरवाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोग दादरी प्लांट जाते थे, कभी कोई प्लांट जा रहे थे, तो प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आई कि आप लोग अकेले नहीं आ सकते। तो ये करके एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाया, तो अथॉरिटी ने भेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कराया है। तो ये हमारे अकाउंटेंट हैं सुब्रत जी, तो ये भेल को पैसा भेज के कोऑर्डिनेट करके, और राजीव जी हैं, इन्होंने पूरा कंसोलिडेट कलेक्शन सिलेंडर्स का पूरी सोसाइटी का, इवन ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, वैशाली, इंदिरापुरम। तो कितने लोगों को अभी तक आप ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचवा चुके हैं? हाँ, ये राजीव जी बता पाएंगे कि अभी मेरे समझ से 373 की जो लिस्ट है वो हमारे पास है। तो बाकी का सिलेंडर्स के बारे में पूरा डिपार्टमेंट कितने लोगों तक पहुंचाई जा चुकी होगी अभी तक? सिलेंडर्स का एक्चुअली हम एग्जैक्ट वो नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास अभी तो थोड़े केसेस कम हो गए हैं, लेकिन जब केसेस बहुत ज़्यादा आते थे तो हमारे पास डेली इतने डिमांड्स आते थे सिलेंडर रिफ़िल के लिए और सिलेंडर रिक्वायरमेंट के लिए, इमरजेंसी डिमांड्स आते थे, तो हम उस केस में तुरंत उन लोगों को जितना ज़्यादा हो सके हेल्प कराते थे। अगर नहीं होते थे तो हम कहीं से अरेंज करके हेल्प कराते थे। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा कवच है वैक्सीन, लेकिन कुछ शहरों से वैक्सीन की बर्बादी की खबरें भी आ रही हैं। बीकानेर में लगभग 40,000 वैक्सीन बर्बाद हो गई। हमारे संवाददाता रौनक व्यास वहां पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। अगर बात की जाए राजस्थान में, तो पश्चिमी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज इस बार सामने आए। मौतों का भी आंकड़ा इस बार देखने को मिला। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक खबर ये कि वैक्सीन की बर्बादी बहुत सारी संख्या में यहाँ पर देखने को मिली। अगर बात करूँ बीकानेर की, वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं मौजूद हूँ। आप देखिए, कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और ये जानकारी भी मैं आपको देता हूँ कि किस तरह से 6.5 लाख वैक्सीन बीकानेर को मिले हैं, और उसके साथ साथ लगभग 6% यानी 40,000 के करीब वैक्सीन जो है वो बर्बाद हुई है। यानी वो 40,000 वैक्सीन अगर लोगों के इस्तेमाल में आती तो उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। लेकिन जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर है, जिस तरह की खबर हमारे पास है, वो ये कि 40,000 के करीब का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। वैक्सीन की कमी भी यहाँ पर बताई जा रही है। लगातार ग्रामीण इलाकों में जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए लोग यहाँ बहुत कम संख्या में पहुँच रहे हैं। हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन नहीं हो पा रही है, क्योंकि वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन बर्बादी किस तरह से होती है, किस तरह से काम हो रहा है, कुछ जानकारी ले। तो सर, वैक्सीन यहाँ पहुँचती है, लेकिन 11 का पैकेट होता है कहा जाता है, उसमें से 10 काम में आ जाती है, एक बर्बाद हो जाए। इस तरह की भी आज सामने आई है। उसका भी हम यूज़ में ले रहे हैं सर। अब ले रहे हैं। पहले 10 डोज लगती थी, अब 11 डोज पूरी लगाने लगे हैं, इसलिए वेस्टेज का तो अभी कोई है ही नहीं है। लेकिन देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 6 से 7% तक कोरोना की वैक्सीन की बर्बादी हुई है। साफ तौर पर देखा जाए, जो जीवनदायिनी कही जा रही है वैक्सीन, उसकी 40,000 के करीब डोज जो है वो बीकानेर जिले में बर्बाद होती हुई नजर आई है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। कोरोना के दौर में इम्यूनिटी बनाने वाली चीजों की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है, तो कोरोना से रिकवरी के लिए हाई प्रोटीन डाइट की सलाह भी लगातार दी जा रही है। और यही वजह है कि बाजार में अंडा, चिकन और मटन की डिमांड बढ़ गई है। हमारे संवाददाता रूफी जैदी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कोविड से रिकवर होने के बाद लोग हाई प्रोटीन डाइट पर फोकस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एग, चिकन और मटन, और इसी का असर बाज़ार में भी देखने को मिल रहा है। एग, चिकन और मटन के जो दाम हैं वो पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गए हैं। इस वक्त हम INA मार्केट में हैं और यहाँ से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह का जो बदलाव आया है प्राइस को लेकर। आपका क्या नाम है भैया? मैम उदय कुमार। उदय जी, ये बताइए कि एग की अगर बात की जाए, अगर अंडों की बात की जाए, तो कितना डिफरेंस आया है प्राइस में और पिछले कितने दिनों में आया है? मैम पिछले 15 दिन में लगभग 80 रुपये के आसपास बढ़ गया एक ट्रे का। 80 रुपये एक ट्रे पे बढ़ गया। तो पहले 120-130 रुपये था, 120 रुपये 130 रुपये पहले था। अभी मैम 200 रुपये वाइट वाला अंडा बेच रहे हैं, तो बहुत रेट तो बहुत बढ़ गया अंडे का। और ये जो देसी अंडा है ये कितना? पहले ये 200 रुपये बेचते थे, अभी 300 रुपये बेच रहे हैं। और चिकन का दाम कितना बढ़ गया? चिकन का तो नॉर्मल है मैम, अभी 200 रुपये ही है। पहले कितना था? मैम पहले 180, वही 200 इसी के आसपास में था।
कोरोना महामारी के दौरान कोई अस्पताल में इलाज के लिए तरस रहा है तो कोई दवाओं के लिए तरस रहा है। ऐसे में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने एक ऐसी शुरुआत की है जिसे देखकर आपको भी उन पर नाज होगा। ये छात्र लोगों से घर में बची दवाएं देने की अपील कर रहे हैं ताकि उन दवाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। कोरोना के मुश्किल दौर में आपको आज हम उन स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं जो एक नई उम्मीद है समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो कोरोना के इस मुश्किल दौर में अपने इलाज के लिए दवाइयां भी नहीं ले पा रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से एक ये जो डोनेशन बॉक्स है ये रखा गया है। इसमें आप वो दवाएं डाल सकते हैं जो कोरोना ट्रीटमेंट के बाद आपके घर में बच गई हैं और आपके लिए बेकार हैं, लेकिन ये दवाएं किसी के काम आ सकती हैं, किसी की ज़िंदगी बचा सकती हैं। और ये सारा जो इनिशिएटिव है ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के ज़रिए लिया गया है। फ़िलहाल 12 ऐसी साइट्स हैं जो तैयार की गई हैं जहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं और वो इस तरह से मेडिसिन का डोनेशन कराते हैं। इस वक्त अनुष्का हमारे साथ है, अनुष्का की बहन भी हमारे साथ हैं और इस साइट पर वो ये काम देख रहे हैं। किस तरह से आप लोगों को आइडिया आया, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में लोगों को लगता है अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, लेकिन आप किस तरह से बाहर निकल के आए, किस तरह से लोगों को अवेयर किया कि मेडिसिन दीजिए अगर आपके घर में बच गई हैं तो? हमने इस तरह से करा, जैसे आजकल गरीबी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोगों के पास काम नहीं है, तो हमारा मेन इनिशिएटिव था कि लोगों की जान बचाना। जिस तरीके से हम लोगों की जान बचा पाए हम उस तरीके से उनकी पूरी हेल्प करेंगे। और हमने ये डिसीजन तब लिया जब हमारी एक फैकल्टी मेंबर की फैमिली में डेथ हो गई थी ड्यू टू एक इंजेक्शन के वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको एक इंजेक्शन नहीं मिल पाया। तो उसकी वजह से हमने सोचा क्यों ना हम लोगों की ज़िंदगी बचाएं, क्यों ना हम ऐसा कुछ इनिशिएटिव लें कि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी बचे। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया हमारी टीम के साथ और हमने सोचा हम अपने पर्सनल लेवल पे भी पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारे चेयरमैन सर जो है उन्होंने भी बोला है वो भी अपने पूरा मैक्स टू मैक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। और अच्छा ये बताइए लोगों को पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पर अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पर वो जाकर मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं? किस तरह से आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचा रहे हैं? थ्रू सोशल मीडिया, जैसे हम RWA में ग्रुप्स में कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये कैंपेन को हाईलाइट कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हर जगह हम ऐसे इसको कर रहे हैं कि पूरा ये जो है हाईलाइट हो और ये हमारा बढ़ कर बहुत ज़्यादा सक्सेस हो इस प्रोजेक्ट। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? लोग आ रहे हैं मेडिसिन डोनेट कर रहे हैं? तो अभी तो जैसे ये इनिशियल स्टेज है, कल से हमारा स्टार्ट हुआ है, बट मैं पूरा ये 100% श्योर हूँ कि लोग आएंगे और डोनेट करेंगे और कंट्रीब्यूट हमारे लोग पूछ रहे हैं आपके इस इनिशिएटिव के बारे में, आपसे जानना चाहते हैं और क्या वो एक्साइटेड हैं? यस, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं कि क्या हमारे को कब कहाँ आना है, कितने बजे आना है, तो मैं उनको पूरे टाइम ढंग से बताती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लोग। यहाँ पर एक अंकल भी हैं जिनके हाथ में मुझे कुछ दवाइयाँ दिख रही हैं। अंकल ये दवाइयाँ आप डोनेट करने आए हैं और आपको कैसे पता चला इसके बारे में? हमें पता चला था मंदिर में कि बच्चों ने एक काम शुरू किया है, तो हमारा भी दिल करा कि बच्चों की हम हेल्प करें। ये जो उन्होंने काम किया है रोटरी क्लब के, तो दवाइयाँ हम भी तो आपके घर में ये दवाइयाँ बच गई थी या फिर आपने डोनेट कर दी? हमारे घर में पड़ी थी, हम भी और भी ला के देंगे। हम लोगों को कहेंगे कि यहाँ पर ये दवाइयाँ दें इनको। जी, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, दवाइयों का डोनेशन चल रहा है और ये एक अच्छी शुरुआत। आप देखिए किस तरह से जो दवाइयाँ हैं अब इस बॉक्स में भरती जा रही हैं और ये जो बॉक्स है अब उन लोगों के काम आएगा जिन्हें दवाओं की ज़रूरत है लेकिन उनके पास कोरोना के इस संक्रमण काल में पैसे नहीं हैं और वो दवाई ख़रीद नहीं सकते। ऐसे में ये दवा उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.